अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज पर आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीएसएस के सब्जेक्ट जीएसए के रिलेटेड है और ये हमारा पहला लेक्चर है आज का। इसमें हम ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के पोर्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि 2016 में सीएसएस का जब सिलेबस रिवाइज़ हुआ तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी को एवरीडे साइंस को जीएसए में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसमें अब क्या मेन चेंजेस थी जो आई थी। जब ईडीएस था 2015 में और उससे पहले के पेपर्स में, तो इसमें 50-50 की रेशो हुआ करती थी, यानी कि 50 एंड 50 सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जबकि 2016 और उसके बाद के अभी तक जितने भी पेपर्स आ चुके हैं आफ्टर रिवीजन ऑफ सिलेबस ऑफ 2016, उनमें क्या है 20 और 80 की रेशो है। 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव में से आते हैं और सब्जेक्टिव का जो है वो 80 का पोर्शन है और 80 जो है अब उसमें से भी मैथ्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी की डिवीजन है। 40 मार्क्स का जो है वो मैथ्स का पोर्शन होता है और 40 मार्क्स का आपका जनरल साइंस का पोर्शन होता है। आज के हम अपने लेक्चर में पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे 1994 टू 2015 तक के। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और अंदर से मैंने 6 जो टॉपिक्स हैं उनको आज के लेक्चर के लिए जो है वो लेके आई हूँ आपके लिए। 6 टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और वो हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, शुगर एंड सॉइल। बैक्टीरिया के ऊपर 1994 टू 2015 तक के जो टोटल क्वेश्चंस थे वो टोटल 6 थे। वायरसेस के ऊपर 2 आ चुके हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स पे 7, शुगर पे 3, सॉइल पे 3 एंड ग्लैंड्स पे 4। ये वाले क्वेश्चन जो हैं हम आज टोटल 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजर्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है फंजाई, देन फंजाई एंड बैक्टीरिया, रिएक्शन एंड एल्गी। फंजाई जो है वो डीकम्पोजर है, लेकिन उन्होंने पूछा है एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजर्स, यानी कि कलेक्टिव आपने एक ग्रुप बताना है डीकम्पोजर्स का। ठीक है, तो फंजाई अकेला नहीं है। ठीक है, अगर इधर सेकंड ऑप्शन में बैक्टीरिया का जिक्र ना होता तो फिर आपकी ये ऑप्शन ठीक होनी थी, लेकिन बैक्टीरिया एंड फंजाई इकट्ठा आया है बी ऑप्शन में, दिस इज़ करेक्ट। देन एलजी जो है फोर्थ वाली ऑप्शन में, ये भी है आपके पास, लेकिन ये जो है ऐसा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करता है, नॉट इन डीकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसमें से जो ऑप्शन है यूकैरियोट्स वो ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कियोबैक्टीरिया वगैरह वाले जितने भी हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, बहुत ज़्यादा सिंपलर ऑर्गेनिज्म थे और बहुत ज़्यादा लेस एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स थे। इनकी एवोल्यूशन हुई, इनके अंदर मॉडिफिकेशन आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुए। अब जो यूकैरियोट्स हैं उनकी रेंज है यीस्ट टू हायर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम। ठीक है, यीस्ट जो है वो फंजाई है और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, हायर जितना भी एक कैटेगरी आ जाती है अभी के टाइम पीरियड में, अभी के इरा में, वो ह्यूमन बींग्स हैं। वो सारे के सारे यीस्ट से लेकर ह्यूमन बींग्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स हैं और बाकी जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। बी वाली ऑप्शन हमारी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कहते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया आर, ये क्या हैं, इनका क्या फंक्शन है अगर ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है हमारे पास
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सेकंड वाली जो ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया एंड नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि फर्स्ट वाली ऑप्शन ठीक है। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रोजन की और उसको नाइट्राइड्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस NO2 एंड NO3 में। और वो जो NO2 एंड NO3 नाइट्राइट और नाइट्रेट्स होते हैं वो एनर्जी के तौर पर बैक्टीरिया को यूटिलाइज होते हैं और जो बाकी बात जाती है NO2 एंड NO3 वो प्लांट्स जो हैं उनको उसका अपटेक कर लेते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछते हैं, बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो बिकॉज दे आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। They use other kind of light for manufacturing their food. They like darkness. They manufacture their food without light. तो इनमें से जो फर्स्ट वाली ऑप्शन थी ए वाली, दे आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है कि जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो इनकैपेबल होते हैं, वो अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं करते, जबकि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सनलाइट रिक्वायर करते हैं, अपनी फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। उनमें डिफरेंस क्या होता है नॉन फोटोसिंथेटिक से? वो ये कि उनके पास क्लोरोफिल का पिगमेंट मौजूद होता है, जबकि नॉन फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसी वजह से वो अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं करते। तो ऑप्शन जो है दे आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, दिस इज़ करेक्ट। फिफ्थ वन है, certain bacteria living in the gut of cow help to digest protein, starch, cellulose and none of these। अच्छा, अब बैक्टीरिया जो हैं ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। वो ये है कि जितने भी कैटल्स हैं, जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, यानी कि शीप्स हैं, काउज हैं, जितने भी इस तरह के ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स को ईट करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सारी चीज़ों की डाइजेशन हो जाती है एक्सेप्ट सेलुलोज, ठीक है। ये बहुत हार्ड कंपोनेंट है सेल वॉल का और ये प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट की सेल वॉल में होता है। तो हमें पता होना चाहिए, वैसे तो स्टार्च भी होता है प्लांट्स में, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्च और प्रोटीन जो है वो एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन काउ जो है वो एनिमल्स को ईट नहीं करती, वो प्लांट्स को ईट करती है। इट मीन्स सेलुलोज इज़ आर बेस्ट ऑप्शन। तो सेलुलोज को बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट करते हैं जब ये काउ की गट में मौजूद होते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ किलिंग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। कहते हैं कि ये जो यूज़ है एंटीबायोटिक्स का वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की तरफ। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी विक्टिम है, उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में, चाहे वो सिरप की फॉर्म में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम उसको देते हैं। जब इसका इंटेक होता है विक्टिम की बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। इन रिज़ल्ट वो डिक्लाइन फेज़ की तरफ चले जाते हैं। तो जो आपकी ऑप्शन है बैक्टीरिया बिकमिंग सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, ये ठीक है, यानी कि वो सेंसिटिव हो जाते हैं टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। और जब बैक्टीरिया नहीं मरते तो तब क्या होता है, बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, चाहे जितनी मर्जी डोज दे दी जाए एंटीबायोटिक्स की वो किल नहीं होते, ठीक है। तो वो उसका क्योर भी नहीं होता। 6 क्वेश्चन हमारे बैक्टीरिया के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वायरसेस। वायरसेस के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं 1994 टू 2015 तक। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है, कहते हैं वायरस पार्टिकल्स कैन ग्रो ओनली, कि वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रो करते हैं। पहले ऑप्शन में बताया गया है कि वो सेल के बाहर ग्रो करते हैं,
दूसरी ऑप्शन में वो बता रहे हैं कि सिंपल ग्रोथ मीडिया में ग्रो करते हैं। थर्ड में बता रहे हैं कि वो सैलिनिटी वाले इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, जबकि इनमें से कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सिंपल ग्रोथ मीडिया जो है वो बैक्टीरिया के लिए तैयार किया जाता है, नॉट फॉर वायरसेस। और एक्स्ट्रा सेलुलरली जो है वायरसेस ग्रो नहीं करते, दे ग्रो ओनली इन इंट्रा सेलुलरली। ठीक है, विद इन होस्ट सेल जो है ये ग्रो करते हैं। अब कोई भी आपका होस्ट सेल हो सकता है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, इनके लिए लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए जो स्पेशल कंडीशन है वो है होस्ट सेल। आपकी ऑप्शंस में नहीं है तो नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन हमारी ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बैक्टीरियोफेजिस आर। अब बैक्टीरियोफेजिस, जी बैक्टीरियोफेजिस जो है ये इन्होंने पूछा कि ये किसको बोलते हैं। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया एंड फेजिस का मीन कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उसके सेल को बस्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, बस्टिंग की तरफ ले जाते हैं, उसके सेल को रप्चर कर देते हैं। ठीक है, वहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरह बनाएंगे कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेजिस बोलते हैं। ऑप्शंस में से देखें, viruses that attacks bacteria, bacteria that attacks plants, viruses that attack insects। तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है viruses that attacks bacteria, दिस इज करेक्ट। वायरसेस के भी 2 क्वेश्चन थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड वन जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेरिक लेयर्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, the depletion of ozone is related to the following layer of atmosphere: ionosphere, stratosphere, mesosphere and none। मीन्स उन्होंने ये पूछा है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी ऐसी लेयर है जिसके अंदर ओजोन की डिप्लीशन होती है, तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये 5 टोटल लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट वन है ट्रोपो, देन आफ्टर स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सो। ये इधर डायग्राम में भी इंसर्ट किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऐसा ही याद करना है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो आप इनमें से किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो है उसको टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स द फॉलोइंग रेडिएशंस फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी रेडिएशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करती है ओजोन लेयर, और वो कौन सी होती हैं यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और वो रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि यूवी रेज, जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट है सन। आईआर रेज जो है ये अर्थ के ऊपर होती हैं, इनका ओरिजिनेशन जो पॉइंट है वो बायोटिक कम्युनिटीज़ है। एक्स रेज जो है इनका जो ओरिजिन है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और ओजोन लेयर की इधर जब बात की जा रही है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है हार्मफुल रेडिएशन को ताकि वो ज़मीन तक ना पहुंच सके। तो जितनी भी हार्मफुल रेज होती हैं यूवी लाइट की, यानी कि सनलाइट की, अल्ट्रावायलेट रेज की, वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है तो ये सारी की सारी ज़मीन तक आ जाती हैं और ह्यूमन बींग्स में जितना भी स्किन कैंसर है वो कॉज करती हैं। तो बी वाली जो ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमारी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी लेयर है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करती है, तो वो है आइनोस्फेयर, बिकॉज इसमें आयनाइजेशन हुई होती है पार्टिकल्स की, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स की। तो ये वाली ऑप्शन ही ठीक है, और वही पार्टिकल्स जो है रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। फोर्थ वन है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। जी लोएस्ट लेयर, अब देखें जो ये डायग्राम है इसमें फर्स्ट जो है वो एक्सो है, देन थर्मो है, देन मीजो है, स्ट्रेटो है और लास्ट पे ट्रोपो है। तो यही उन्होंने पूछा कि लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है, वो है ट्रोपो। ठीक है, ऑप्शंस में भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ट्रोपो, थर्मो, मीजो एंड नन। तो ट्रोपो वाली ऑप्शन ठीक है। फिफ्थ वन जो क्वेश्चन है ये भी तकरीबन यही क्वेश्चन है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा उन्होंने मोल्ड करके पूछ लिया है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। ठीक है, अर्थ के जो नियरेस्ट है, अर्थ के जो बहुत क्लोज है लेयर, वो कौन सी है, ट्रोपो है। ठीक है, जबकि पिछला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा था कि एटमॉस्फेयर की जो नीचे वाली सबसे लेयर है वो है
कौन सी? ट्रोपो। और इधर ज़मीन के नज़दीक तरीन जो है वो कौन सी है? ट्रोपो। तो दोनों का आंसर ट्रोपो ही है। 6 क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स 50 किलोमीटर और 30 माइल्स और 50 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर अबव अर्थ। द स्ट्रेटम, स्ट्रेटम बोलते हैं लेयर को, ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर इज लाइज इज़ कॉल्ड डेस्फीयर। ठीक है, कहते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो कहाँ मौजूद होती है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था और इधर भी इन्होंने यही पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन को इधर ऐड करने का पर्पज़ यही था कि आपको बता सकूं कि क्वेश्चन को मोल्ड करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने हर लिहाज से इसको याद करना है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटो में प्रेजेंट होती है और डिप्लीशन भी इसकी स्ट्रेटो में ही होती है, लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो दो फैक्ट्स हैं वो आपके पास एडिशनल हैं। 30 माइल्स या 50 किलोमीटर की बुलंदी पर ये लेयर जो है वो वाक़या है ज़मीन से। ठीक है, ज़मीन से जब आप अबव 30 किलोमीटर तक 30 माइल्स तक ट्रैवल करते हैं या 50 किलोमीटर तक का ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद ओजोन या फिर स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वो स्टार्ट हो जाती है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड डैश। एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, नन ऑफ दीज। कहते हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी लेयर है? तो वो आपने बताना है कि बायोस्फेयर है। अब ये जो बायोस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है, ये भी आपको मैं बताती चलूँ। बायोस्फेयर प्लेनेट की एक स्फेयर है। ठीक है, अब हमारी प्लेनेट के दो इनर स्फेयर हैं और एक जो है आउटर स्फेयर है। आउटर स्फेयर जो है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं और उसकी आगे से फर्दर 5 डिवीजन्स है जो ऊपर हमने डिस्कस की। जबकि जो हाइड्रोस्फेयर है और उसके अलावा सेकेंडली बायोस्फेयर जिसको हम जियोस्फेयर भी बोलते हैं, वो प्लेनेट के दो स्फेयर्स हैं। टोटल 3 स्फेयर्स हैं, हाइड्रोस्फेयर, बायो और जियोस्फेयर, एंड थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। तो जिस लेयर के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है उसको हम बायो बोलते हैं, और जितना ज़मीन का हिस्सा पानी को कवर करता है उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, और जितना गैसेस के ब्लैंकेट को कवर करता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो इधर जो ऑप्शन बी है वो ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहीं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो शुगर के रिलेटेड है, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस इज़ विद डाइल्यूट एसिड गिव्स। जी, सुक्रोज के अंदर जब हम पानी डालते हैं और डाइल्यूट एसिड डालते हैं यानी कि उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो वो क्या बनाता है? ठीक है, सुक्रोज रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स में वो क्या देगा? तो आपने बताना है कि जब हम ऐड करते हैं वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। ये इधर एक साइड पे मैंने जो है इसका स्ट्रक्चर भी इंसर्ट किया है। आप देखें, राइट साइड पे फ्रुक्टोज फॉर्म हुआ है जबकि दूसरी साइड पे ग्लूकोज है आपके पास। वाटर का मॉलिक्यूल एक आया, उसने ब्रिज को ब्रेक डाउन किया, क्लीव बना दिया उधर, और OH जो है वो फ्रुक्टोज की तरफ चला गया और H जो है वो ग्लूकोज की तरफ चला गया। इन रिजल्ट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हमारे पास आ चुके हैं। बी जो सेकंड बी वाली ऑप्शन है इस क्वेश्चन की वो ठीक है ऑप्शन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चारकोल यूज टू डीकलराइज रॉ शुगर। कौन सा ऐसा चारकोल होता है जो डीकलराइज करता है रॉ शुगर को? ठीक है, तो बहुत टाइप के चारकोल्स होते हैं, इनमें से कोकोनट है, वुड है, शुगर है और एनिमल है। एनिमल वाली ऑप्शन ठीक है बिकॉज जितनी भी आपकी शुगर इंडस्ट्री है उसमें एनिमल चारकोल को ही यूटिलाइज किया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? एनिमल चारकोल की हम कैल्सीनेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एडिशन करते हैं कैल्शियम की। जब उसके अंदर कैल्शियम की एडिशन की जाती है या उसकी कैल्सीनेशन की जाती है तो वो खुद को एज आ ब्लीचिंग एजेंट तैयार कर लेता है एनिमल चारकोल। ठीक है, वो जो ब्लीचिंग एजेंट है उसको जब हम एक क्लोज वेसल में डालते हैं विद रॉ शुगर तो वो क्या करता है, शुगर के कलर को चेंज कर देता है। बहुत बड़ा एक केमिकल चेंज आता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, शुगर का जो येलो कलर है वो वाइटिश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि जितनी भी हमारे पास शुगर होती है मार्केट में अवेलेबल है या जितनी भी हमारे पास है शुगर इधर उधर, जितनी भी
येलोइश होती है उसकी डीकलराइजेशन या उसकी प्योरीफिकेशन बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी हमारे पास वाइट शुगर्स होती हैं उनकी डीकलराइजेशन बहुत अच्छे से हुई होती है, उनकी प्योरीफिकेशन बहुत अच्छे से हुई होती है और वो फुली प्रिपेयर्ड होती है। तो इधर जो आपकी ऑप्शन थी क्वेश्चन में वो थी डी। थर्ड वन है यीस्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। कहते हैं कि जब हम ब्रेड को बनाते हैं या ब्रेड को बेक करते हैं तो उसके अंदर हम यीस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न इन्होंने पूछी है, ठीक है। और वो नीचे ऑप्शंस में है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है यीस्ट, ये शुगर प्रोड्यूस करती है, बैक्टीरिया फॉर्म करती है, या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो आपके पास जो ऑप्शन है ए वाली कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जितनी भी यीस्ट होती हैं आपकी ब्रेड में, जब उसको हम एडिट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को रिलीज़ करती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें बेसिकली रिक्वायर होती है, ठीक है। वो हमें रिक्वायर होती है क्यों? क्योंकि हमें ब्रेड का जो टेक्सचर है वो फ्लफ़ी चाहिए होता है, स्पॉन्जी चाहिए होता है, और उसी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाया यीस्ट लेते हैं। तो ये भी आपने एक चीज़ जो है याद रख लेनी है। शुगर के 3 क्वेश्चंस थे और वो कंप्लीटेड हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ बेसिकली अबाउट सॉइल, और सॉइल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें उन्होंने पूछा है कि सलाइन सॉइल के ऊपर जितनी भी वेजिटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस है हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड नन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेलो, मीज़ो एंड हाइड्रो किसको कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि वाटरी इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। मीज़ोफाइट्स ऐसी वेजिटेशन को या ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कि ड्राई एंड वाटरी दोनों कंडीशन में ख़ुद को सर्वाइव कर लेते हैं, ग्रो करवा लेते हैं। और हेलो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में यानी कि सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं। तो आपकी थर्ड वाली जो ऑप्शन है, सी वाली ऑप्शन है हेलोफाइट्स, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। बिकॉज उन्होंने पूछा ही ये है द वेजिटेशन फाउंड इन द सलाइन सॉइल इज टर्म्ड एज हेलोफाइट्स, ठीक है। इसकी अगर आप पाकिस्तान में एग्जांपल लेना चाहें तो जितने भी सेम थोड़ वाले इलाका जात होते हैं उधर अगर कोई वेजिटेशन बन जाती है इट विल बी टर्म्ड एज हेलोफाइट्स। उसके अलावा जो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो इधर ख्योड़ा माइन की साइड पर जितनी भी वेजिटेशन है वो सारी हेलोफाइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ठीक है, कि ज़मीन जो हमारी सॉइल होती है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं इधर। फर्स्ट ऑप्शन है कि डेड अर्थवॉर्म्स जो हैं उनको रिमूव कर दें, डेड अर्थवॉर्म जो हैं उनको हम ऐड कर दें, लिविंग अर्थवॉर्म्स जो हैं उनको ऐड कर दें, या फिर जो लिविंग हैं उनको ऐड कर दें और जो डेड हैं उनको जो लिविंग हैं उनको रिमूव कर दें और जो डेड हैं उनको ऐड कर दें। तो ये फोर्थ वाली जो ऑप्शन है ये ठीक है। अच्छा, अब ये ऑप्शन ठीक क्यों है इसकी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। जितने भी लिविंग अर्थवॉर्म्स होते हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद मिनरल्स की और उसके अलावा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो इंजेक्शन करते हैं, उसका इंटेक करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी के ऊपर इम्पेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए compete करते हैं। जबकि हमारे पास जो मीडिया है सॉइल ये बेसिकली प्लांट्स के लिए होता है। अगर उस सॉइल में अर्थवॉर्म्स रहेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेंगे और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए फिर डिफ़िकल्टी होगी। तो इसी ऑप्शन में जो सेकंड वाला पार्ट है एडिंग डेड अर्थवॉर्म, तो ये भी कंडीशन ठीक है कि जितने भी हमारे पास डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे वो अर्थवॉर्म्स हैं या कोई भी है, ह्यूमन बीइंग्स ही क्यों नहीं है, कोई डेड प्लांट्स हैं, कोई ट्रंक है डेड, तो वो क्या होता है कि उसको अगर ऐड कर दिया जाए सॉइल में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डीकम्पोजर्स जो होते हैं सॉइल में उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं और उसको इनऑर्गेनिक मिनरल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं ये मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसकी वजह से उस ऑर्गेनिक बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल से फिर प्लांट्स अपने अंदर उनका इंटेक कर लेते हैं। तो जो फोर्थ वाली ऑप्शन है वो ठीक है, यानी कि जो ज़िंदा है अर्थवॉर्म उनको हमने
रिमूव करना है और जो डेड हैं उनको हमने ऐड करना है। इसी के साथ ही हमारी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। थर्ड क्वेश्चन है द यूजुअल रॉ मटेरियल फॉर सिरामिक्स जनरली फाउंड बीनीथ द टॉप सॉइल इज़। ठीक है, आपको पता है कि जितनी भी सॉइल होती है फर्स्ट जो उसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूलेटिंग होती है, यानी कि उसका टेक्सचर जो है वो बहुत मोटा होता है। उससे नीचे चले जाएं तो वो थोड़ा सा उसका जो ग्रेन्यूल्स है उसका साइज़ छोटा, उससे नीचे और उससे नीचे क्ले होती है। ठीक है, तो जो टॉप सॉइल के नीचे की तरफ सॉइल होती है उसको क्ले बोलते हैं, और वही सिरामिक्स वगैरह की प्रेपरेशन के लिए, उनके रॉ मटेरियल की प्रेपरेशन के लिए यूटिलाइज होती है। ये बेसिकली सिरामिक इंडस्ट्री जो है इसमें हम चीनी के जो बर्तन हैं, चीनी की जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनको हम रेडी करते हैं। तो क्ले जो है वो वाली ऑप्शन ठीक है। क्ले किसको बोलते हैं? फाइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मिनरल्स हों उसको हम क्ले बोलते हैं। तो सी वाली ऑप्शन हमारी ठीक है। 5 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। 6 वाला जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ बेसिकली अबाउट ग्लैंड्स, और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको ऐसा आपने याद कर लेना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ये डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का फंक्शन है वो इजीली कैरी आउट हो जाता है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। और जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द डैश। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है। इधर ऑप्शंस हैं किडनी, लीवर, हार्ट एंड ब्रेन। तो ब्रेन वाला ठीक है, ये एक साइड पे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। ये जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डायग्राम है ब्लूइश कलर में, इधर जो येलोइश एक डॉट्स आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है। पी साइज़ का इसका साइज़ होता है, और ये ब्रेन में जो है वो लोकेट कर रहा होता है। तो आपकी ऑप्शन जो ए वाली है वो ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है कि जाइग्नेटिज्म एंड ड्वार्फिज्म आर कस्ड बाय द फॉलोइंग हार्मोन। यानी कि ये दो बीमारियां हैं, जाइग्नेटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, और ये कौन से हार्मोन की वजह से होती हैं। नीचे ऑप्शंस है जीएच है, एडीएच है, एलएच एंड एफएसएच है। तो जीएच वाली जो ऑप्शन है वो ठीक है। जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, बेसिकली ये ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। जब इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है तो जाइग्नेटिज्म हो जाती है। एक नॉर्मल लिमिट से इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब जाइग्नेटिज्म होती है, और जब एक नॉर्मल लेवल से, एक नॉर्मल कंडीशन से नीचे आ जाती है इसकी सिक्रीशन तो तब ड्वार्फिज्म होता है। जाइग्नेटिज्म में जो है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको लंबूतरापन बोलते हैं, और जो ड्वार्फिज्म है उसमें कद छोटा रह जाता है। फोर्थ वाला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो कि एट ए टाइम एक्सो भी है और एंडो भी है। ठीक है, आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सो भी है और एंडो भी है, और वो है पेंक्रियाज। ये आपने याद रखना है, ये आपको फिंगर टिप पे इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। एक तो इसकी ये करेक्टर है कि ये एंडो और एक्सो है एट ए टाइम, और सेकंड इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये कि ये इंसुलिन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो इसेंशियल है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक आ रही होती हैं आपकी शुगर लेवल के साथ, आपकी ब्लड शुगर के साथ, आपकी बॉडी जितनी शुगर है उसके साथ वो डायरेक्ट लिंक आ रही होती है। अब इंसुलिन की अगर प्रोडक्शन एक नॉर्मल हालत तक होती है देन यू आर नॉट डायबिटिक। ठीक है, जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है तो शुगर का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, देन यू आर डायबिटिक। ठीक है, तो पेंक्रियाज का ये एक रोल है
कि इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है, और वही इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये फोर्थ क्वेश्चन था ग्लैंड्स का, और इसी के साथ हमारा ग्लैंड्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और हमारा जो लेक्चर है आज का वो भी कंप्लीटेड है। 6 टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सब्जेक्टिव के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सीएसएस के सब्जेक्ट को। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल स्पीक विद नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।